प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन कर लिया से फाइंड 3 to 4 e रेस्ट टू पावर एक्स डी एक्स, मान लें ये। ठीक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, पहली बार तो एफ एक्स हो गया ई रेस्ट टू पावर एक्स, फिर ए हो गया 3, फिर बी हो गया 4। तो b माइनस ए कितना हो गया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और वो एन एच होता है, तो एन एच कितना हो गया 1। ठीक है, अब तो निकाल दिया। रिक्वायर्ड इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एन इज टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एच आता है बाहर, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, एफ ऑफ ए विच इज 3 प्लस आर एच, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एच सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एच तक, 3 प्लस आर एच, तो एफ एक्स कितना है, ई रेस्ट टू पावर एक्स, मतलब जो भी एफ के अंदर लिखा है उसको ई की पावर में लिख दो, तो ये भी हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर 3 प्लस आर एच। ठीक है, इसको वैसे लिख सकते हैं ई रेस्ट टू पावर 3 इंटू ई रेस्ट टू पावर आर एच। ई रेस्ट टू पावर 3 तो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल दिया, तो दिस इज लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये ठीक है, एच इंटू ई क्यूब को बाहर निकाल दिया, और जो ई रेस्ट टू पावर आर एच आ गया उसमें हमने क्या किया, आर की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा एंड सो ऑन, तो ऐसे आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर एच, ई रेस्ट टू पावर 2h। क्योंकि मेरे को ये सम निकालना है, तो पहले तो मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है कौन सा सीरीज़, तो ये आ गया, ये सीरीज़ बना है, इसका सम निकालना है मेरे को। पहले सम निकालेंगे फिर लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, जीपी लिखा हुआ है, जिसका कॉमन रेशो कितना है, ई रेस्ट टू पावर एच, और फर्स्ट टर्म क्या है, वो भी ई रेस्ट टू पावर एच है। तो अब लिख लिया, दिस इज लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एच इंटू ई क्यूब, सम वो आ जाएगा ए टाइम्स आर रेस टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, वो एन है, 1h से शुरू होके एन एच तक जा रहा है, अपॉन ई रेस टू पावर एच माइनस 1। सही है, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ई क्यूब इंटू एच इंटू ई रेस टू पावर एच इंटू ई रेस टू पावर एन एच माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर एच माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अच्छा हमें ये पता है कि एन इन्फिनिटी को जा रहा है, एच जीरो को जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो टर्म है इसमें एच जीरो को जा रहा है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जिसमें एक्स जीरो को जा रहा है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 1 हो गया। तो ये प्रोडक्ट में है और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू तो हम 1 लिख सकते हैं ऐसे, पहला चीज़। दूसरा, इस एन एच का वैल्यू हमने क्या निकाला था ऊपर, 1, तो जितना भी एन एच क्लब हो सकता है उनको क्लब करके 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और एच इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स 0, ई क्यूब तो कांस्टेंट है ये। ठीक है, ये यूज़ हो गया पूरा, इसकी जगह लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गया, ई रेस्ट पर एच ऐसे ही बचा रहा, और इसमें एन एच की जगह यहाँ 1 आ गया। ये ठीक है, ये जो एन एच लिखा है इसकी जगह ये 1 आ गया, तो ये तो एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बस ये बचा, इसमें एच बचा है, तो ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं, ये तो ऐसी लिमिट निकाला है। अगर एच जीरो को जाएगा तो ये ई रेस्ट पर जीरो कहाँ जाएगा, 1, तो बस आंसर आ गया हमारा लिमिट का, ई क्यूब इंटू ई माइनस 1, या फिर दिस इज ई रेस्ट बाय 4 माइनस ई रेस्ट बाय 3। ये ठीक है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यही हमारा आंसर होगा। यस आई गेस डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो एक लाइन में इंटीग्रेट हो जाएगा, बस फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करना था, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, ये तो एक हो गया। अभी तो हमने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल दे रखा है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे लिमिट में, फिर लिमिट को कैलकुलेट किया। ये ठीक है, लिमिट ऑफ ए समेशन, तो पहले सम को कैलकुलेट करेंगे, वो जो आंसर आया उसका फिर लिमिट कैलकुलेट किया, तब जाके इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे क्वेश्चन क्या हो गए, उल्टे टाइप के क्वेश्चन हो गए। उसका मतलब क्या है कि एक मान लिया इनफाइनाइट सीरीज दे रखा है, ये ठीक है, और उसको उसका लिमिट निकालना है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो सीरीज दे रखा है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए।
जैसे अगर लिमिट में अगर कोई इन्फाइनाइट सीरीज दे रखा है तो वो तो हो सकता है जैसे हम लिमिट में कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्टली कैलकुलेट ना हो रहा हो, लिमिट वाले मेथड हमने सारे लगा के देख लिए, नहीं नहीं कैलकुलेट हुआ, तो फिर हम सोच सकते हैं कहीं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, और ये जो सेकंड टाइप है ये ऑफ कोर्स जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइप में तो नहीं आ पाएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में तो अगर हमने क्वेश्चन दिया तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि इस इंटीग्रल को फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के आंसर बताओ, उसे थोड़ा पता है कि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ किया है, डायरेक्टली इंटीग्रेट किया है। ठीक है, अच्छा उसमें भी एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो वैसे अभी तक आईआईटी में आया नहीं है। क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि हम ऐसा इंटीग्रल दे दें कि जो इंटीग्रेट ही ना हो। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज़ बने, हम क्वेश्चन में उसी सीरीज़ का आंसर दे दें कि इसको सम करने पे ये आता है, इस तरह की सीरीज़ को सम करने पे। मतलब एक क्वेश्चन हमने दिया, हमने बोला कि ये इंटीग्रल कैलकुलेट करो, ठीक है, और एक सीरीज़ का सम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दे दिया। ये ऐसा क्वेश्चन अभी तक जेई में आया नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। तो अगर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने चलें तो हमें इंटीग्रेट ही नहीं हुआ, बट हो सकता है कि उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेट करें, तब जो सीरीज़ बने और वो सीरीज़ का आंसर उसने क्वेश्चन में बता रखा हो, तो उस सीरीज़ का आंसर मतलब उस सीरीज़ का सम, तो उस सम को यूज़ करके हो सकता है कि वो इंटीग्रल इवेल्युएट हो जाए, डायरेक्टली इवेल्युएट ना हो रहा हो। तो इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, बट अगेन आई सेड कि वो अभी तक तो आया नहीं है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी हम आगे बता रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं ये। ठीक है, इसमें बस क्या है कि एक लिमिट दे रखा है, जैसे लेट मी राइट ए क्वेश्चन, लिमिट से n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और यहाँ लिखा है से 1 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये ठीक है, और लास्ट में लिखा हमने 9/28n, यहाँ तक गया है। ठीक है, तो मैं स्टेप्स भी लिस्ट कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ये ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड दिस। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हर इनफाइनाइट सम जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होके हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये ठीक है, अब ये जब मान ली लिमिट में मेरे को क्वेश्चन आता तो पहले तो मैं लिमिट वाले मेथड से हम इसको सम करने की कोशिश करते, सिग्मा आर वगैरह फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते, बट वो लगेगा नहीं सिग्मा आर का फॉर्मूला, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो बन ही नहीं पाएगा, तो वो तो ख़त्म हो गया। अच्छा एक और लिख लिया, 3 स्क्वायर अपॉन n क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ तो हमारा स्टेप 1 क्या है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कन्वर्ट, ये ठीक है, गिवन सीरीज या गिवन सम इन सिग्मा फॉर्म। ठीक है, तो फिर हमारा इस स्टेप के हिसाब से क्वेश्चन क्या है, उसने क्या बोला कि ये जो उसने प्लस प्लस करके लिख रखा है उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखो, सिग्मा के फॉर्म में लिखो पहला। तो ठीक है, हमने लिखा इसको, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, जनरल टर्म चाहिए पहले तो हमें, ऊपर क्या रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, पहले टर्म में 1 स्क्वायर, दूसरे में 2 स्क्वायर, तीसरे में 3 स्क्वायर, तो आर टर्म में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, जनरल टर्म लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाई एन क्यूब, सब में आ ही रहा है डिनोमिनेटर में पहले, तो पहला टर्म कितना हो गया एन क्यूब, प्लस फिर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब ऐसे बोल रखा है, तो आ जाएगा आर क्यूब। ये ठीक है, ये आर एफ टर्म हो गया। इसके ऊपर हमने अब सिग्मा लगाया, सिग्मा आर इज इक्व टू 1 रखने पे पहला टर्म आ जाएगा। अच्छा ये नहीं कि हम आंख बंद करके एन लिख दें, कुछ जरूर थोड़ा एन टर्म्स हैं, हो सकता है 2n टर्म्स हो और ज़्यादा टर्म भी हो। तो लास्ट टर्म इसने क्या दिया है ये। अच्छा अब तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ से तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर था, तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया ये ठीक है, वो इसलिए हो गया कि उसने लास्ट टर्म के लिए जो भी आर का वैल्यू आया होगा वो उसने रखा और सिंप्लीफाई कर दिया उसको। ठीक है, इस टर्म के हिसाब से ये कैसे बनेगा, मान लिया अगर एन टर्म होता तो इसके हिसाब से nth टर्म क्या आएगा, वो तो आएगा n² अपॉन एन क्यूब प्लस आर की जगह n रख दिया एन क्यूब, ये हो जाएगा n² अपॉन 2n क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, 1/2n आया, तो 1/2n तो ये नहीं है,
उसका मतलब क्या एन टर्म्स तो नहीं है सीरीज में। फिर हमने देखा कि अगर 2n होता तो कितना होता, अगर r का वैल्यू मैं 2n रखूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4n² हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस 2n का क्यूब कितना हो जाएगा 8n³। तो ये हो जाएगा 4n² अपॉन 9n³। ये ठीक है, ये भी मैच नहीं हुआ। अगर मान लिया 3n होता तो यहाँ से r² से कितना आ जाएगा 9n² अपॉन 1n³ तो आ ही रहा है, और r³ से कितना आ जाएगा 27n³। ये ठीक है, ये मैच हो गया, दिस इज 9/28n। तो उसका मतलब क्या है कि ऐसे कितने टर्म लिखे होंगे 3n टर्म्स लिखे होंगे। ये ठीक है। अब तुम सोचोगे कि ऐसे कब तक n का वैल्यू रखते रहेंगे। पहला चीज़ तो मैंने तुम्हें ये बताया कि ये पक्का याद रखो कि आंख बंद करके ऐसा नहीं कि हम r की जगह n रख दें और मार बोल देंगे n टर्म्स में। n टर्म्स होगा तभी तो n लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें तो कितना टर्म है 3n टर्म्स है। अच्छा, हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि r² अपॉन n³ प्लस r³। अगर मेरे को ये जानना है कि कितने टर्म्स हैं तो थियोरटिकल तरीका एक ये भी है कि जो r टर्म लेके मैंने आखिरी टर्म के बराबर कर दिया 28n। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये ठीक, इसको सॉल्व कर लिया तो r का वैल्यू पता लग जाएगा। वो अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो क्यूबिक बनेगा r का, तो r का वैल्यू 3n आ जाएगा। सही है, ओके। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्या बोलते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं। मतलब अगर जैसे 9/28 है तो हम ऐसे ही हिंट से यही देख सकते हैं ना कि डायरेक्टली n टर्म्स तो बन नहीं रहा, वरना तो फिर ऊपर n² आता तो कांस्टेंट आता। तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो मोस्ट प्रोबेबली 3n बनना होगा। अगर कैंसिल नहीं हुआ होगा ऊपर नीचे से कुछ तो 3n रख के देख लिया। ठीक है, खैर एनीवेज, हम क्या बोले थे कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। उसमें हमने स्टेप नंबर 1 लिखाया कि जो गिवन सीरीज़ है उसको सिग्मा के फॉर्म में लिख लो। ये ठीक है, वो हमने ये लिख लिया सिग्मा के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 हो गया।